नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव शुरू होने में अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं, कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। 18वीं लोकसभा और उसके चुनाव की पहली जो प्रक्रिया है, यानी कि मतदान, 7 चरणों में मतदान होना है और उसके लिए कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। कल सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए वोटिंग हो जाएगी, जिसमें 101 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं मताधिकार शब्द जो है ये 5 अक्षरों का बना हुआ शब्द है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ है, क्योंकि इसमें राजा और प्रजा के भेद को दूर करते हुए लोगों को अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला है। यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है। लेकिन क्या इस ताकत को किसी तरह से छीनने की कोशिश हो रही है? क्या मताधिकार अब दिखावे के लिए है और असल में वही हो रहा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है? इन गंभीर सवालों को लेकर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। साधारण सी मांग थी एडीआर की कि ईवीएम का इस्तेमाल हो तो वीवीपैट के साथ 100% मिलान भी हो, यानी मतदाता के हाथ में ईवीएम का बटन दबाने के बाद पर्ची आए कि जिसको उसने वोट दिया है वो सही जगह पर गया है या नहीं गया है। परसों और आज 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई और अब वहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कल चुनाव तय प्रोग्राम के हिसाब से शुरू होंगे, यानी सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन, जी हां, लेकिन यहां जो लेकिन लगा रहा हूं, लेकिन शायद लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह संदेह कायम रहेगा कि उनका वोट सही जगह पर गया है या नहीं गया है। इसलिए इस बार के चुनाव काफी खास माने जा रहे हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने इन चुनावों को संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव बताया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बार भी मोदी सत्ता में आ गए तो फिर संविधान बदल ही जाएगा। वहीं मोदी दावा तो कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और नेता बार बार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, यह भी मोदी को बता देना चाहिए। खैर, संविधान बदलने की बात तो तब आएगी जब बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी। फिलहाल बीजेपी के कारनामे बता रहे हैं कि वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए कुछ भी कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास अग्रहरी के बारे में बताया गया, खबर चली कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है विकास अग्रहरी ने, पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये मामला क्या है इस पे भी आएंगे। पहले सुनिए, वे कांग्रेस पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास अग्रहरी उत्तर प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? विकास अग्रहरी। बताइए, आपकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें आप सुबह जो रैली के सामने जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के उनसे मिलने गया था और औपचारिक स्वागत समारोह जो होता है, लोग एक दूसरे का जाते हैं, आते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं और वही टाइप की चीजें थी। लेकिन उसके बाद वहां पे मैंने बाद में खुद आया और मीडिया के सामने मैंने देखा कि मीडिया में हो रहा है कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने वहां कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई मेरा वीडियो एक भी नहीं है जिससे ये प्रताड़ित होगी, ये मतलब पता चले कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये सरासर गलत बातें थी और हमको खुद मीडिया के माध्यम से, एनआई के माध्यम से, पीटीआई के माध्यम से पता चला कि हमको भाजपा ज्वाइन करा दी गई। तो इसके लिए मैं खंडन करने के लिए आपके साथ आया हूँ। क्या ऐसी स्थिति थी जो किन विषयों पे आपकी कांग्रेस लीडर है, आप क्योंकि वहाँ पे? नहीं, ऐसा असल में कुछ समय पहले मैंने मिलने का समय मांगा था सांसद जी से, वो नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा कि आज चलो खुद मिल लेते हैं और अपने बाजार के, जिससे हमारी जो मार्केट है, स्थानीय बाजार है, वहाँ पे शौचालय की सुविधा बिल्कुल नहीं है और लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी सब बातों को लेकर के गए थे उनसे मिलने के लिए और वहां पर जब हम मिलने गए तो हमको जो औपचारिक एक संबंध होते हैं लोगों के, उसको दिखा करके और हमको भाजपा ज्वाइन करा दिया गया। तो क्या आपको जबरदस्ती पटका पहनाया गया था? नहीं, औपचारिक संबंध पटका, अरे भगवा कलर कोई किसी का वो थोड़ी ना, भाजपा का गमछा थोड़ी ना था, वो तो नॉर्मल सा गमछा था। आप ये पहन लेंगे तो क्या कांग्रेसी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना, या कुछ भी हो जाएगा। तो ये औपचारिक कलर है, ये औपचारिक रंग है। तो यही चीजें थी और वहां पे भाजपा जैसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में मीडिया के साथियों के माध्यम से पता चला मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। आप तो उनके घर पे गए थे, वहां पे
तो सुन रहे थे दोस्तों आप विकास अग्रवाल को। अब इस घटना का पूरा सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तेजी से एक नेता के बीजेपी में जाने की खबरें प्रमुखता के साथ मीडिया में चलाई जाती हैं और ऐसी हर घटना को मास्टर स्ट्रोक या कांग्रेस का कमजोर होना कहा जाता है, उससे पता चल जाता है या चलता है कि बीजेपी को अपनी ताकत पर अब भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता और सांसद कांग्रेस में आ गए हैं। कई पार्टियों का पिछले दिनों कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन मीडिया में इस तरह इस पर वैसी कवरेज नहीं होती है जैसी बीजेपी को लेकर होती हुई दिखाई देती है। इधर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का आजकल जैसा विरोध देखने को मिल रहा है, या बीजेपी नेता जिस तरह धमकाने वाले अंदाज में जनता से कह रहे हैं कि वो जो योगी और मोदी का नहीं वो किसी का नहीं, आप ये जो मोदी और योगी का नहीं वो किसी का नहीं, सुना आपने? ये कल ही गौतम बुद्ध नगर के सांसद कह रहे थे, भाषण दे रहे थे कि जो मोदी और योगी का नहीं वो किसी का नहीं, और आगे भी बोलते हैं वो अपने बाप का भी नहीं। तो उससे समझ आता है दोस्तों कि बीजेपी कमजोर हो रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, सभी बीजेपी पर ऐसे सवाल दाग रहे हैं जिसके जवाब उनके पास नहीं है। आज तो लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट करके बीजेपी के 10 सालों पर कड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ कड़ा प्रहार किया है, सुनिए देखिए। कह रहे हैं कि अब मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं है, मोदी की गारंटी मंच पर रखे उस माइक पर शुरू होती है और माइक से हटते ही खत्म हो जाती है। मोदी के भाषण जितनी ही अवधि मोदी की गारंटी की है, यानी जितनी अवधि जितनी देर मोदी भाषण देते हैं उतनी ही देर ये जो है उनका मोदी की गारंटी है, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। देश की 140 करोड़ जनता गवाह है इस सरकार ने क्या, इसके आगे लिखते हैं लालू यादव कि देश की 140 करोड़ जनता गवाह है इस सरकार ने पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ झूठ परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ झूठ परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ जुमला दिया है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ छल परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ फरेब परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ धोखा परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ प्रपंच परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ नाटक परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ ड्रामा परोसा है। तो मोदी की गारंटी मंच से माइक हटते ही खत्म हो जाती है, ये कहना है लालू प्रसाद का। बहुत बड़ी बात कि जैसे ही माइक के सामने आप रहते हैं, ये मोदी की गारंटी माइक तक ही रहती है। जैसे मोदी माइक से हटे, गारंटी खत्म। विपक्ष के नेता बेहद कड़ा प्रहार मोदी सरकार पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता कल किसकी बात सुनकर अपने वोट का इस्तेमाल करती है। क्या जनता मोदी की गारंटी को मंच से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी निकाल देगी? क्या जनता अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के वादों पर यकीन करेगी और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के बीच इस बार किस दिशा में देश को ले जाएगा यह चुनाव, इन सब की पड़ताल करेंगे दोस्तों आज इस कार्यक्रम के जरिए। आप जानते हैं कि दिन भर सुप्रीम कोर्ट में एक गर्मा गर्म बहस हुई। बहुत कुछ इसमें, लगभग 7 घंटे की बहस 2 दिनों में, परसों और आज मिलाकर 7 घंटे, 7.5 घंटे की बहस ईवीएम और वीवीपैट पर। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट पर बहस के बाद अब जबकि ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 2 जजों की पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है, यहां से क्या कुछ दिखाई देता है? इतना तो साफ है कि कल का चुनाव, जो कल का मतदान है, वो पुराने पद्धति से ही होगा। लेकिन क्या इसमें कोई नई पद्धति इंट्रोड्यूस होगी? क्या चुनाव के बाद जो मतगणना वाला दिन आएगा यानी 4 जून, उस दिन कुछ और देखेंगे हम? क्या 100% वीवीपैट की गिनती होगी? बहुत ऐसी चीजें आई इस बहस में जिन बातों को अगर सामने रखा जाए तो ये लगता है, माफी चाहूंगा, ये लगता है
कि कहीं न कहीं इस देश के चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है। आइए इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर नहीं, 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। 2 डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। दोनों डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ में हम 2 मरीज हैं इनके सामने, लेकिन ये दोनों डॉक्टर वो वाले नहीं हैं। ये दोनों डॉक्टर जो हैं ये पढ़ लिख करके बहुत कुछ निकाल के निचोड़ के जब रखते हैं, अब वो उसके बाद जो डॉक्टर की उपाधि मिलती है वो है। तो आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि दिन भर आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे। लगातार पल पल की रिपोर्ट हम कोर्ट से पहुंचाते रहे आप तक, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने या उस सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उससे क्या चुनाव की दिशा बदल गई है? एक बहुत बड़ी बात यहां पर हम रखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में इसकी यानी चुनाव की दिशा बदल जाएगी। ईवीएम पर घिरा चुनाव आयोग जो लिख भी रहे हैं, क्या बदल गई है चुनाव की दिशा, लोकसभा चुनाव की दिशा? और ईवीएम पर चुनाव आयोग कैसे घिरा है, वीवीपैट पर चुनाव आयोग कैसे घिरा है, ये सब आप लोग देख चुके हैं। इस चर्चा के दौरान भी उन बातों को हम लेकर आएंगे। जल्दी से आना चाहता हूं सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं कि यहां से चुनाव आपने दिन भर, हम और आप साथ हम लोग बने रहे, दिन भर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती रही, लेकिन अब यहां से जरा उस केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें जो कानून के गणित से बाहर निकल के चुनावी केमिस्ट्री को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है या नहीं, इस पर हम लोग जरा विचार करते हैं। क्या कुछ आप देखते हैं? आपके सिर के ऊपर, दोनों के ऊपर देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व, लोक पर्व, जिसकी तस्वीरें कल अलग अलग जगहों से खूब आएंगी। 21 राज्य, 101 सीटों पर मतदान और ये सबसे बड़ा चुनाव, उसका आगाज। लेकिन उससे पहले आज सबसे बड़ी बहस और अब फैसले का इंतजार। कब फैसला आता है पता नहीं। अमलेंदु उपाध्याय जी। मुझे लगता है कि कोई बहुत गंभीर, ऑडियो सही नहीं है आपका, ऑडियो ठीक कीजिए। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, किस हिसाब से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसके मुताबिक हमें बरकरार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि बूथ कैप्चरिंग का दौर भी था, लेकिन ये जो दौर चल रहा है, ईवीएम को लेकर जो भी बातें हो रही है, वीवीपैट को लेकर जो बातें हो रही है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हर मतदाता को जो इस देश में वोट देता है उसे आश्वस्त करना चाहिए कि उसका वोट सही व्यक्ति को मिलेगा, जिसे उसने वोट दिया है उस तक उसका वोट पहुंचेगा। ईवीएम को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत सारे आक्षेप लगते रहे हैं और कहीं कहीं ये बात भी हुई है कि ईवीएम की मशीनों की जब जांच की गई तो कई लोगों ने आक्षेप लगाया कि ईवीएम से होने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। और उसके जवाब में सरकार और चुनाव आयोग ने अपनी सफाइयां पेश की है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक अभियान चला रखा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए जी। उन्होंने अपने क्षेत्र में 400 लोगों को नामांकन भरने की अपील की थी। हालांकि 400 लोग नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बनाया है और कहा है कि चुनाव में ईवीएम पर लोगों को जो शक है वो दूर होना चाहिए। और इस कार्यक्रम में भी आप और हम चर्चा कर चुके हैं कि जब वीवीपैट से पर्ची निकलती ही है तो क्यों ना उसकी भी गणना कर ली जाए, उससे भी सुरक्षित रख लिया जाए। ये सारी बातें हैं जिनसे ईवीएम और चुनाव आयोग घिरा हुआ है। जहां तक चुनाव की बात करें, कल पहले 7 दौर के चुनाव में कल पहला दौर है और उस पहले दौर की तैयारियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर चुके हैं, अमित शाह जिस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं और भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर मंच पे लेकर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बड़ा संदेह पैदा करता है चुनाव आयोग की नीतियों पर। क्योंकि धर्म के आधार पर वोट मांगने की जब मनाही है तो कोई व्यक्ति भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहा है तो उसके
इसका नतीजा क्या होना चाहिए। जी। वो कहते कि हमने राम का मंदिर बनाया और वो भगवान राम की तस्वीर दिखा रहे हैं इस पर मंच पर जहां हजारों लोग मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव धार्मिक आधार पर लड़ा जा रहा है तो गलत है। हो सकता है कल को दूसरे धर्मों के लोग भी अपने अपने धार्मिक चिन्ह लेकर आए तो और भी इससे चुनाव की पवित्रता नष्ट होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव की पवित्रता नष्ट करने वाले ही इस देश के बड़े दिग्गज नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री का दायित्व है कि वे चुनाव को निष्पक्ष कराएं, उसकी नैतिकता को बरकरार रखें और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट न मांगे। जब आप भगवान के नाम पर वोट मांगते, किसी एक भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इस चुनाव में यह बात साफ लगती है कि 10 साल में सत्तारूढ़ पार्टी ने जो किया है उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान का नाम लेकर वो चुनाव लड़ रहा है। उसे लगता है भगवान का नाम ही उसके नैया पार कराएगा, राम जी नैया पार कराएंगे ये लगता। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्य और गृह मंत्री जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये हमले न केवल सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो रहे हैं बल्कि ये हमले हो रहे हैं ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से और इनकम टैक्स की तरफ से। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और चुनाव की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश है और इसकी सराहना नहीं की जा सकती, इसकी तारीफ कतई नहीं की जा सकती कि चुनाव में इस तरह की कोशिशें सत्तारूढ़ दल करे। हमारे संविधान में जब चुनाव के बारे में लिखा गया तो हम कहते हैं कि चुनाव एक पवित्र काम है और चुनाव आयोग भी ये बात बार बार कहता है कि हम चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष कराएंगे और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कि सारी शक्ति चुनाव में झोंक दी जाती है, पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है कि चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। तो इस निष्पक्ष चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जिस तरह से बाहुबल का उपयोग होता है, धन बल का उपयोग होता है, सत्ता की संस्थाओं के दुरुपयोग की बातें सामने आती हैं, उससे लगता है कि हमारे चुनाव की पवित्रता नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कल जब सुबह लोग मतदान देने आएंगे, एक चुनाव में एक और दिक्कत है राजीव जी कि इतनी भीषण गर्मी इस बार पहले शुरू हो गई है कि पहले दौर में अप्रैल में जो गर्मी है वो मई और जून की गर्मी जैसी है। तो लगता है कि मतदान कितना प्रभावित होता है ये भी देखने वाली बात होगी और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उनकी जरूरतों की चीजें होनी चाहिए, इस बारे में भी खास ध्यान रखने के निर्देश है। लेकिन वो किस तरह होगा, मतदाताओं को ठंडा पानी उपलब्ध होगा या नहीं, चुनाव कर्मचारियों के लिए पानी उपलब्ध होगा या नहीं, पता नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं राजीव जी। और अब हम लोकसभा चुनाव के पवित्र मोड़ पर हैं, पहला दौर कल से शुरू हो रहा है और आप बार बार अपील कर ही चुके हैं लोगों से कि वोट देने जरूर जाएं। बिल्कुल, बेधड़क होकर जाएं, बेबाक होकर वोट दें, बेखौफ होकर वोट दें और यही अपील सभी लोग करते रहे हैं, हम भी यही अपील करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सभी लोग ये अपील कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अपील की है कि कल वोट देने जाइए। लेकिन वोटिंग से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उस पर भी गौर फरमाना जरूरी है और हमारे तमाम साथी यहाँ बने हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास भी आना चाहता हूँ और अमलेंदु उपाध्याय जी की आवाज़ अगर ठीक हो गई हो तो उनके पास भी आएंगे। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे इसको देखा जाए? एक बहुत ही कहें तो इस चुनाव इस लिहाज से कि एक तरफ और बहुत लंबी याचिकाएं, बहुत समय से याचिकाएं लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और अभी एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने याचिका लगाई थी। एक याचिका एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल की तरफ से भी लगाई गई थी और दोनों याचिकाओं पर अलग अलग वकीलों ने यहां अपनी बातें रखी, दलीलें पेश की और उसके बाद उसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक अधिकारी आए थे जिन्होंने जो बातें कही हैं, बिल्कुल वहां पर कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो कि अभी तक आश्चर्यचकित करती हैं। जैसे ये कहा गया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल यानी लैपटॉप का इस्तेमाल होता है
और ये जो 3 चीजें हैं, ये वोटिंग प्रक्रिया में पूरे के पूरे वोटिंग को पूरा करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दूसरा जो है वो वीवीपैट है, और तीसरी चीज जो इन दोनों को जोड़ती है वो एक मुख्य जो यूनिट बोलते हैं वो है, और कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं वो है। तो ये कंट्रोल यूनिट में ही लैपटॉप के जरिए सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है, और इस लैपटॉप की निगरानी कौन करता है, कितना सुरक्षित रहता है, ये सवालों के घेरे में है। और ऐसे एक मौके और भी इसमें साफ साफ आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने माना है कि एक मौका ऐसा आया था जहां टेंडरिंग की बात हुई थी, जहां मिसमैचिंग की बात हुई थी, उसको हमने सुधार दिया था, इलेक्शन कमीशन का कहना है। बहुत सारी बातें आज दिन भर सुबह से एक खबर और चल रही थी कि केरल में मॉक ड्रिल के समय, मॉक पोलिंग के समय एक ही, वो भी भाजपा का कमल निशान कई बार निकला है, और यह खबर जब पहुंचाई गई सुप्रीम कोर्ट में तो वहां इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह बिल्कुल ही फॉल्स, फर्जी खबर है। तो बहुत कुछ, लेकिन ये अपनी तरफ से बहुत सारी बातें यहां रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो, और दूसरी तरफ से हम देख रहे थे कि जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अपनी बात रख रहे थे, चाहे प्रशांत भूषण हो जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे, और संजय हेगड़े हो, या गोपाल शंकर नारायण हो, या वहाँ पर निज़ाम पाशा हो, या संतोष पॉल हो, ये तमाम जो वकील हैं ये अपनी बात रख रहे थे, और कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई दे रहा था इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब सब कुछ अब ये 2 जजों की जो बेंच है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फैसला कब सुनाते हैं, क्या कुछ इसमें आता है, और इतनी सारी जो बातें हुई हैं, इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, क्या इन सवालों को उस फैसले में, उस ऑर्डर में समाहित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या एक लाइन में ये कह दिया जाएगा कि डिसमिस्ड, या यहां पर जो डिमांड की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि याचिकाकर्ता के ऊपर फाइन लगाया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस, ऐसी याचिकाएं पहले आ चुकी हैं, और उसने गुजरात हाई कोर्ट का हवाला भी दिया और इलेक्शन कमीशन ने, और कहा कि इन पर सख्त से सख्त जो है वो जुर्माना थोपा जाए, और आने वाले समय में भी अगर कोई याचिका लेके आता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना थोपा जाए। लेकिन सवाल यहां बहुत सारे आए। बार कोड की बात हुई कि क्या हम बार कोड दे सकते हैं, फिर बात यह आई कि कैसे कागज का इस्तेमाल किया जाए, थर्मल कागज का इस्तेमाल किया जाए या नॉर्मल कागज का इस्तेमाल किया जाए, 5 साल तक उसमें उस पर्ची पर ये जो नंबर है यानी जो सिंबल है वो सिंबल रहेगा कि नहीं, ये सारी बातें आई हैं। बहुत एक शानदार बहस तो कह सकते हैं, लेकिन यहां से क्या एक शानदार रिजल्ट की, फैसले की उम्मीद हम करें, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस बीच कल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मतदान की शुरुआत हो रही है 101 सीटों पर। जी हां, पहले 102 सीटों का मामला था, लेकिन एक सीट जो है बैतूल का, वहां से चुनाव उसको टाल दिया गया है, तो अब 101 सीटों पे मतदान होना है 21 राज्यों में। वो गलती से पहले 22 राज्य लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन 21 राज्य हैं, 21 राज्य 101 सीट, और सबसे बड़ा चुनाव और उसका सबसे बड़ा दिन, जिसका कवरेज कल सुबह 6 बजे से हमारे इसी चैनल पर आप देखेंगे। सुबह 6 बजे से इसी चैनल पर हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट, कहां कैसी वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग प्रक्रिया में आगे हो क्या रहा है, सब कुछ अलग अलग जगहों से हम आप तक पेश करेंगे। लेकिन हमारे साथ इधर जुड़ गए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब। मुकेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे? कैसा मामला था, ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर निश्चित रूप से पूरा देश बड़ा उत्सुक था, और एक लंबे समय से जो शंका पैदा की जा रही थी ईवीएम के बारे में, और जैसा कम से कम मुझे तो हमेशा ऐसा लगता रहा है कि 2 मशीनें हमेशा एक रहस्यमय मशीनों की तरह हमेशा याद की जाएंगी। एक तो अंतरिक्ष से आने वाली उड़न तश्तरियां यूएफओ, और दूसरे हमारे हिंदुस्तान में जो काम कर रही है वो है ईवीएम। इसको लेकर हमेशा यही बात रहेगी कि बहुत ही रहस्यमय किस्म की मशीनें हैं ये। मतलब आप देखिए कि केरल का जो मामला है वो तो एक अलग बात है, कह दिया गया है कि फर्जी खबर है, लेकिन ये ऐसा हुआ है बहुत जगह पे, पहले भी ऐसा होता रहा है कि डेमो के समय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जा रहा था।
इसलिए लोग मजाक में कहा भी करते थे मध्य कि प्रदेश लगता में है गया है, वो कि तस्वीर जरा दिखा देते जी हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में था, 5 साल 6 साल पुरानी तस्वीरें जी। हैं, लेकिन जी। मध्य प्रदेश में चुनाव अधिकारी वो बटन दबा रही है। देखिए, पहला बटन दबाया कमल का फूल, दूसरा बटन दबाया कमल का फूल, तीसरा बटन दबाया कमल का फूल। ये ऑलरेडी इनके सामने, मीडिया के सामने, कैमरे में कैद। ये तो था, तो ये पहली बात जी हाँ। थोड़ी कमल की पर्ची निकली। देखिए, ये बार बार हम जी। दिखा रहे हैं। ये जी हाँ, 6 और साल वो- और पुरानी मैं- है, पुराना वीडियो है, लेकिन है, ये सामने है। जी जी चुनाव अधिकारी, और- मुख्य चुनाव अधिकारी जी। हैं, डीएम साहिबा हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, डीएम जी। साहिबा है वो। तो वो उस समय भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी ये बातें होती रही हैं कि जहां भी मशीनें अगर बिगड़ी हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही कैसे जिता देती है। तो जो हम कई बार यहाँ पे एक जो स्लोगन चल पड़ा है कि कमल का फूल सबकी भूल, तो मुझे लगता है कि कमल का फूल जो है वो ईवीएम मशीनों की भी भूल है। ये ईवीएम मशीनें इतनी दोषपूर्ण है, अरे दोषपूर्ण नहीं है, अब पहले इसको दोषपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब तो लगता है कि पूरी की पूरी रीसेट की गई है और इसी तरीके से इसका बिहेवियर रहा है। तो लेकिन लोगों को एक ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा डिसीजन आएगा कि जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे कि हो सकता है कि पहले ही राउंड से कुछ इसके काम, चुनाव की पद्धति हो तो क्या उसको बदलने का निर्देश देगा। लेकिन मुझे, हम परसों भी इसके बारे में बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे कि ऐसा कोई अव्यवहारिक किस्म का निर्णय शायद नहीं लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन एक बात तो है कि लोगों की जो शंका थी कि ये मशीनें जो हैं ये दोषपूर्ण हैं और एक खास पार्टी को ये सहयोग कर रही हैं, उन्हीं के पक्ष में नतीजे जारी हैं, और पिछले कई चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीतें मिलती रही हैं, उसका भी कारण हो सकता है कि उसका खुलासा आज जो पिछले 2 सुनवाइयों के दौरान जो 7 घंटे की सुनवाई हुई है, परसों के दिन और आज के दिन, इसमें से खुलासा हो गया है कि इसमें काफी कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं। और अब मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग नहीं घिरा हुआ है, पूरी की पूरी मोदी सरकार घिर गई है। तो जो लोग अगर निराश है इस बात को लेके कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, उसको आज फैसला दे देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। उसने कम से कम भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी और सरकार को इस चुनाव में एक अपराधी के रूप में भेज रही हो। लोगों को उसने बता दिया है कि देखिए आपके मताधिकार के साथ ये पार्टी है किस प्रकार से खिलवाड़ करती आई है। ये भी एक निर्णय लेने के लिए मददगार पॉइंट हो सकता है लोगों का। लोग सोच सकते हैं कि क्या हम उस पार्टी को वोट दें। ये ऐसा नहीं है कि इसे भारतीय जनता पार्टी को कोई क्लीन चिट मिल गई हो या भारतीय जनता पार्टी राहत की सांस ले ले कि चलिए हमारे खिलाफ आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है। वो तो सुरक्षित है अभी भी। जिस प्रकार से बहुत सारी दुकानों में लिख दिया जाता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, हालांकि वहां पे कैमरा होता भी नहीं है, तो भी लोगों का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा सुधर जाता है। अब जो चुनाव आयोग ये जान गया है, चुनाव आयोग को इस बात का पूरा आभास है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च बेंच इसको सुन रही है, जिसपे स्वयं बड़े बड़े 2 जस्टिस हैं वो इसको सुन रहे हैं। और इसमें अब हमें लगता है कि चुनाव आयोग अब जो करेगा अगले 8 जो 7 के 7 चरणों में बहुत ही सतर्कता पूर्वक करेगा। उसे बहुत निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह हमारे ऊपर है और एक जो मामला है वो उस पर निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। तो अब हमारी ओर से कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसके पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में देख लिया है। आखिर चुनाव आयोग के सारे अधिकारी पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज को तो देख रहे हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है मोदी सरकार की ओर बहुत ही संशय की दृष्टि से देख रही है। वो जान गई है कि इसके बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो इसी प्रकार के हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी मामला आया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा डिसीजन हो जाएगा कि सीधे सीधे उस निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को इंतजार करना चाहिए, हो जाने दीजिए, पहला चरण हो जाए, दूसरा चरण हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये एक अपराधी की तरह इस चुनाव में जा रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा, हालांकि मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन आप देखिए 102 सीटों पर था, वो घट के 101 हो गया। 22 राज्य थे, घट के 21 हो गए। ये दोनों ही बहुत ही शुभ संख्याएं हैं राजीव जी, इसको आप ख्याल रखिएगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इनका बहुत ही नहीं, लेकिन लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि लोकतंत्र के लिए कुछ तो शुभ होने जा रहा है। आखिरकार नियति कहते हैं ना कि नीति भी कोई खेल खेलती है और इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है ग्रह नक्षत्रों में। तो मुझे लगता है कि 22 का 21 होना और 102 का 101 होना, इसको भी मान के चलिए कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार की किस प्रकार से ईवीएम के जरिए पिछले कई चुनाव लड़े गए होंगे, ये शंका जो है और सघन हो गई। और लोग शंका की दृष्टि से जब जाएंगे तो इस भारतीय जनता पार्टी को वोट जुटाना
मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें आप यहां रख रहे थे और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर, वीवीपैट पर एक लंबी बहस चली, परसों भी बहस थी, आज भी बहस चली और आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम लगभग 4 सवा 4 बजे तक बहस चली है। उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों जजों की जो बेंच है, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच, और यहां से अब आगे की तस्वीर जो है वो क्या निकल के बाहर आएगी फैसले में पता चलेगा। लेकिन जो कुछ चर्चा हुई है, जो बहस हुई है, उस बहस से इस देश के लोकतंत्र, खासकर कल जो मतदान होने जा रहा है, उस पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार स्वीकार किया है। जैसे एक सबसे बड़ी बात कि अभी तक यही कहा जाता था कि इलेक्शन कमीशन यह कहता था कि ईवीएम और वीवीपैट के बीच में किसी भी ढंग का कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यहां कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल, खासकर लैपटॉप का इस्तेमाल होता है। इसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। इसमें कहा जाता था पहले कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सब कुछ अपलोडेड होता है, लेकिन बाहरी इंजीनियर इसमें सॉफ्टवेयर डालता है। ये सारी बातें आई हैं सामने। ऐसे बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं जिनको सुन करके होश उड़ रहे थे हम लोगों के, इसलिए क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन कुछ और दावे करता था और वहां पर कुछ और बातें बता रहा था जो शंका को और भी ज्यादा यहां मजबूत करती है। आना चाहता हूं मुकेश कुमार सिंह साहब आपके पास। दिन भर आप सुन रहे थे जो कुछ चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, आपने बहुत शानदार ढंग से इसको फॉलो भी किया है। जरा आपसे यह समझूं कि क्या यहां से जो लोकसभा का चुनाव कल से शुरू हो रहा है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? बिल्कुल पढ़ना चाहिए राजीव, नहीं पढ़ने की कोई वजह नहीं हो सकती। लेकिन मैं उससे अलग एक दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं और दर्शकों की सुविधा के लिए करेक्ट करना चाहता हूं कि ईवीएम पहले भी, यानी उसमें पहले भी वो डाटा जिसकी बात आज हुई है कि भाई फ्लैश मेमोरी है, उस फ्लैश मेमोरी में वो डाटा अपलोड किया जाता था, तभी तो आप उसको बार बार यूज कर पाते थे। उसमें गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग ये कहता था कि एक बार मशीन में हमने डाटा अपलोड कर दिया और हम जब उसको अलॉट कर देते हैं पोलिंग पार्टी को, तो उसके बाद उसको कोई और उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात जो इसमें जुड़ी हुई है, जिसको आज आपने दिन में भी कई दफा पकड़ा लेकिन शायद वैसे इलेबोरेट नहीं किया, और वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठा हुआ है, मान लीजिए जिले में जिला मजिस्ट्रेट, और जिला मजिस्ट्रेट के पास एक लैपटॉप है जिसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रोवाइड करवाया गया एक टेक्निकल सपोर्ट सारे के सारे ईवीएम में बैलेट की जो जानकारियां हैं उसको अपलोड करता है। यहां तक बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन वो लैपटॉप क्या रेप्लिकेट नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। क्या उस लैपटॉप का क्लोन नहीं बन सकता? क्या उस लैपटॉप को रिटर्निंग ऑफिसर की अगर मिली भगत हो जाए, रिटर्निंग ऑफिसर की सहूलियत से, कि उसकी मदद से, या जो भी उसका हम दूसरा नाम दे सके, उसके जरिए क्या उससे टेम्परिंग नहीं हो सकती? क्या ईवीएम के पोलिंग बूथ तक जाने से पहले टेम्परिंग नहीं हुई है? क्या ईवीएम के पोलिंग करवा करके आने के बाद जब स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तब क्या उस पर टेम्परिंग नहीं हुई है? ये कुछ एक सवाल हैं जिसका हमें ठोस उत्तर नहीं मिलता है और जिसकी वजह से समय समय पर आरोप लगते हैं या शक के दायरे में आता है ये सारा का सारा ईवीएम का सिस्टम। एक और चीज जो इसमें गौर करने वाली है वो ये है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे ईवीएम के मामले का, यानी 100% वीवीटी की काउंटिंग, वीवीपीएटी की पर्ची की काउंटिंग का जो मामला है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसकी तुलना करके देखें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से, तो इन दोनों में समानता क्या है? दोनों का ताल्लुक चुनाव की शुचिता से है, चुनाव की पारदर्शिता से है। दोनों का ताल्लुक, गौर कीजिएगा, दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि एक में उसका वोट कहां गया, किसको पहुंचा, और दूसरे में जिस पार्टी को भी वो चुनाव में अपने कैंडिडेट के रूप में देखता है उस पार्टी को जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। यानी ये जो सिमिलैरिटी है इसमें प्रधान कौन है? प्रधान है पब्लिक, जनता, आम व्यक्ति, कि क्या उसको इन बातों को जानने का हक है, क्या उनको इन बातों को इंश्योर करने का हक है। और ये दोनों बातें बहुत सिमिलर हैं,
बिल्कुल अलग अलग नहीं है, दोनों का ताल्लुक चुनाव से, मैं उसी बात को कह रहा हूं। तो ये वो पहलू है जिसकी वजह से कि अब ये साफ दिख रहा है। देखिए, कई बार हम लोग जो खबरों का जो मूवमेंट होता है उसको देख करके हम लोग कई बार ये अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा भाई निर्णय क्या होने वाला है। जैसे आप याद करें, इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रोसेस में जजमेंट रिजर्व होने से पहले जब बहस चल रही थी, जब सारे तर्क सामने आ रहे थे, उस समय यह साफ समझ में आने लगा था कि इस मामले में सरकार की दलील नहीं मानी जाएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा। ये हम लोग समझने लगे थे, लेकिन वास्तव में वैसा ही हुआ जैसा हम समझ रहे थे। जाहिर सी बात है, ये उस दिन हुआ जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। तो उसी तरीके से अभी ये जो हेयरिंग आज हुई है, ये हेयरिंग देखिए, जो ओपन कोर्ट का कंसेप्ट है वो यही है कि भाई सब कुछ खुले में होगा और यहां पर पक्ष प्रतिपक्ष जो भी कह रहा है, जज साहब जो भी कह रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब चीज सबके सामने ट्रांसपेरेंसी से होगी। तो वो प्रोसेस अभी पूरा हुआ है और अगला प्रोसेस क्या है? जजमेंट रिजर्व है। अब जरा सोच के देखिए कि हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि जो जजेस, जिन 2 जजेस ने इस फैसले को सुना, इस मुकदमे को सुना, इस मामले को सुना है, वो लोग कितनी जल्दी इस बात की कोशिश करेंगे, ये देखते हुए कि चुनाव बिल्कुल चालू हो चुके हैं, शुरू हो गए, कल मतदान का पहला दौर शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वो लोग जल्दी से जल्दी अपने फैसले को लिखवाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे और आपस में कंसल्ट करके उसे जाहिर करना चाहेंगे। मेरा अंदाजा है कि शायद हफ्ते 10 दिन में यह फैसला आ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम ये मान के चलें कि हफ्ते 10 दिन में नहीं आया तो कब तक आ जाना चाहिए, ये भी एक कयास लगाने वाली बात हो सकती है। तो वैसी स्थिति में हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि आज की तारीख में 18 तारीख अप्रैल में हम लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना फैसला सुनाने का आखिरी सही मुनासिब वक्त 1 जून तक का है, क्योंकि पहले राउंड की काउंटिंग 2 जून को होनी है और उसके बाद फाइनल 4 जून को होनी है। जी नहीं, 2 जून को भी है, कुछ राज्यों के चुनाव हिमाचल का है। बिल्कुल जी 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 जी। तो उससे पहले ही अब हो रही है, वो आखिरी दिन है, इसलिए भी। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्थिति है कि वो जो अपना फैसला दे, वो फैसला 1 जून तक भी अगर दे देता है या 31 मई तक भी अगर दे देता है, तो भी ये माना जाए कि साहब वो फैसला इंप्लीमेंट हो सकता है। अब सवाल ये है कि कौन सा फैसला इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या फैसला होगा जो इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर इसको क्वैश होना होता तो इतनी लंबी बात सुनी ही नहीं जाती। समझ में आने लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हो कि साहब जो अपील एडीआर की तरफ से की गई है या दूसरे पिटिशनर्स की तरफ से की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में इतना लंबा वक्त इसको सुनने में नहीं लगाती। यानी मामला का खत्म हो जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। मैं दावे के साथ कहता हूं 0 है। तो अब सवाल यह है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें क्या कोर्स करेक्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के प्रोबेबल फैसले से। और प्रोबेबल फैसले से जिस तरह से पूरी बहस बढ़ी है आगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का तजुर्बा रहा है 2013, यानी जब से ये इंट्रोड्यूस होता है सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस से, वीवीपीएटी इंट्रोड्यूस होता है, वहां से लेकर के 2019 में जब इसमें एक वीवीपीएटी से 5 वीवीपीएटी तक आने का फैसला होता है, और अब 2024 में इसके बीच में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस कानूनी तौर पे भी और एक सामान्य नागरिक के रूप में भी उन सब चीजों के ऑब्जर्वेंट रहे हैं। वो भी ये चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, कि भाई इस चुनाव में ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की सत्यता को लेकर के, ईवीएम के साथ होने वाली कथित टेम्परिंग को लेकर के जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब सवालों का उत्तर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधी बातें हम कुछ अभी रिजॉल्व कर दें और फिर 1-2 साल बाद किसी और मुकदमे के रूप में किसी और बेंच के सामने मामला आए। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस चीज को निश्चित रूप से यह तय करेगी कि फाइनल बातें क्या होनी चाहिए, और उसी चीज को असर्टेन करने के लिए चुनाव आयोग से जो आज बहुत डिटेल में जानकारियां ली गई कि आप हमें एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस, एक एक बात बताइए, और उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब छोटी छोटी चीजें की गई, सो दैट कि कोर्ट अपनी तरफ से इस बात की क्लैरिटी कर ले कि साहब हमें क्या करना है। और अब जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कोर्ट के पास
सिवाय इस ऑप्शन के कि वो 100% वीवीपीएटी की पर्चियों की काउंटिंग का फैसला देने जा रहा है। आप इंप्रेशन समझिए, जब 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 कोर्ट ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ काउंटिंग करने में दिक्कत क्या, और चुनाव आयोग की क्या थोथी दलील निकल के आती है, पतली पर्चियां हैं, चिपक जाती है। जी, आगे चल करके क्या समाधान होगा 2029 के चुनाव के लिए या 2024 के बाद के चुनाव के लिए, वो सब चीजें की जा सकती है। हो सकता है उसका भी डिस्क्रिप्शन हो इसमें कि आप ऐसा प्रिंटर लगाइए, ऐसा पेपर लगाइए, पर फिलहाल के लिए चूंकि प्रोसेस चालू हो गया है, तो इस बार के लिए कोर्ट ये कहेगी कि देखिए आपको इसकी % काउंटिंग करनी होगी। ये बातें पूछी गई हैं, कही गई है, कोर्ट की भी जानकारी में, जजेस की भी जानकारी में, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि भाई पहले बैलेट के जमाने में भी हम 2 दिन के अंदर काउंटिंग कर लेते थे, तो आज भी वो स्थिति हो सकती है। एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ईवीएम का डाटा सामने आया, उस डाटा को आप प्रोविजनल मानिए, आप ये कहिए ही मत कि साहब ये डाटा हमारा फाइनल है, अभी आपने जो कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट है, उसको अभी आपने सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं जारी किया है। आप ये कह सकते हैं कि ओके फाइनल रिजल्ट हम तब डिक्लेयर करेंगे जब आप वीवीपीएटी पर्चियों की एक एक की गिनती कर लेंगे, टैली कर लेंगे। सो भले उसमें 1 दिन लग जाए, आधा दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, लेकिन वो प्रोसेस आएगा। सब इसीलिए फैसले को रिजर्व किया क्योंकि एक एक छोटी छोटी बात को कोर्ट हाईलाइट करेगी, इलेबोरेट करेगी, सारा का सारा चीज प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट के आज जजों के मूड मिजाज तेवर को देख करके लग रहा था कि ये मांग कतई नहीं स्वीकार होगी कि हम ईवीएम को नहीं एक्सेप्ट करें और हम वापस बैलेट पे चले जाए। जी, वो चीज नहीं होने वाली, वो साफ साफ इंप्रेशन मिल रहा था कोर्ट के मूड से, मिजाज से, उनके सवाल जवाब से। तो अब बचा क्या? बचा ये है कि ईवीएम बना रहेगा 1, वीवीपीएटी बना रहेगा 2, और वीवीपीएटी को की पर्चियों की % काउंटिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। ये मुझे साफ महसूस हो रहा है, ये मेरी साफ गट फीलिंग करे या जो भी मेरा तजुर्बा है इन चीजों को देखने का, वो कह रहा है। एक और बात इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं, और दर्शकों के लिए भी शायद ये उपयोगी होगी जानकारी। मेरी कुछ मित्रों से बात हुई, विदेश में रहते हैं। अमेरिका का हम लोग जानते हैं कि उनका फेडरल स्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का फेडरल स्ट्रक्चर है। वहां अलग अलग कंट्रीज में, काउंटीज तक में चीजें अलग अलग है। तो कहीं उन्होंने ईवीएम को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को एक्सेप्ट किया, कहीं वो वापस बैलेट पे चले गए। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के कुछ राज्यों में एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, और वो ये है कि एक बाकायदा एक मशीन रखी होती है जिसमें कि आपको बैलेट दिया जाता है। उस बैलेट को पे आपने एक मशीन में डाला, चूंकि उन लोगों का लिटरेसी रेट ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, आबादी छोटी है, ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया जाता है वो मैं सबके सामने बताना चाहता हूं। आप पोलिंग बूथ में गए, आपको एक बैलेट मिला, उस बैलेट को आपने एक स्कैनर के अंदर डाला, उस स्कैनर के ऊपर बाकायदा नंबर्स बने हुए, कैंडिडेट के नाम बने हुए, आपने वहां उसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जो आपका बैलेट है, उस बैलेट पर वो इंप्रेशन साफ पैदा हो गया। उसके पैदा होने से उसका जो डिजिटल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया कि मैंने वोट किस कैंडिडेट को दिया, और उसके बाद उसी बैलेट को हमने वहां से निकाला और बगल में रखे हुए एक दूसरे बैलेट बॉक्स में हमने उसको डाल दिया। तो क्या हुआ कि आपका जो वक्त बचना था वो बच गया। सेम यही चीज हमारे यहां वीवीपीएटी में है। वीवीपीएटी क्या है? वो एक हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी की अगर काउंटिंग हो जाए, और काउंटिंग को फास्ट करने के जो भी तरीके हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हो सकता है, आपको मैन्युअली उसको छांटना होगा। हाँ, एक और तरकीब आगे चल करके हो सकती है, तुरंत तो नहीं हो पाएगी क्योंकि तुरंत उस तरह की चीजें की नहीं गई। जैसे आप याद करें, बैंकों के जो चेक जाते हैं, चेक जो सॉर्टिंग सेंटर पे जाते हैं, राइट, हजारों की संख्या में चेक वहां पहुंचते हैं, हर चेक मैन्युअली नहीं सॉर्ट किया जाता है। तो उसमें जो आईएफएससी कोड लिखा होता है, उस आईएफएससी कोड के माध्यम से मशीन टेक्निकली शॉर्ट करती है कि साहब ये फला बैंक का चेक है, या फला बैंक का चेक है, या फला बैंक का चेक है। उसके बाद उन रिस्पेक्टिव बैंक्स में वो ऑनलाइन अपलोड होता है, और ऑनलाइन फिर बैंक के ऑफिसर्स देखते हैं कि ये चेक जेन्युइन है कि नहीं, इस पे साइन करने वाले व्यक्ति का साइन जेन्युइन है कि नहीं, और उसके बाद उस चेक को ऑनर किया जाता है और फिर रेसिपिएंट ब्रांच को वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वो शॉर्टिंग वाला जो काम है वो फिलहाल तो तुरंत मशीन से नहीं हो पाएगा। इस चुनाव में तो हर हालत में उसे मैन्युअली ही करना होगा, लेकिन भविष्य के लिए इस तरह की चीज विकसित हो सकती है, की जा सकती है कि भाई इसकी सॉर्टिंग भी हम
इलेक्ट्रॉनिकली कर लें, दैट इज पॉसिबल। तो जी। आपके पास हार्ड कॉपी होगी, आप सॉर्टिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे। फिलहाल के लिए वीवीपीएटी की जो पर्चियां हैं उसकी काउंटिंग का रास्ता मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की लंबी चर्चा के बाद ये साफ हो गया, और इसी चुनाव में ये सेकंड मेजर रिफॉर्म्स है जिसने कि बीजेपी सरकार की इमेज को सिग्निफिकेंटली डेंट किया है। क्योंकि आप याद करें राजीव, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में जिस तरीके से कोशिश की गई थी, लास्ट तक कोशिश की गई थी, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कोर्ट के अंदर की गई, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कोर्ट के अंदर की गई, और उसके बाद फाइनली एसबीआई के माध्यम से भी लास्ट तक ये बात कोशिश की गई कि साहब चुनाव, इस चुनाव तक ये बात दबी रह जाए, छिपी रह जाए। तो इस बार इसमें भी सेम वही चीज हुई है, बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें हुई हैं। यानी चुनाव आयोग जब आता है कहता है ईवीएम में हम कुछ नहीं करना चाहते, कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे किसी और को लाभ पहुंच रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस, ये सर्किल पूरा हो रहा है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सर्किल के पूरा होने से भारत के चुनाव के ऊपर जो तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थी प्रोसेस और सिस्टम की वजह से, वो सारी साफ होगी। लिहाजा जनता को पूरे मनोयोग से पूरी निश्चितता के साथ जाना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए, और दिखेगा उसको कि अगर उसने ये किया है तो ईवीएम इस बार आसानी से बेईमानी नहीं कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत आशा से भरपूर आप जो अपनी बात रख रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि ये फैसला क्या कुछ आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और फैसला अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 100% काउंटिंग का फैसला आता है तो ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत कदम हो सकता है, और इस लोकतंत्र की जड़ में जो कमजोरी आ गई है उसको मजबूती प्रदान कर सकता है ये फैसला। लेकिन अब देखते हैं कि फैसला आता कब है। लेकिन उससे पहले चुनाव की घड़ियां समाप्त हो, मतलब नजदीक आ चुकी हैं, और बहुत सारी चीजें समापन पे हैं। यानी कि पहले फेज का मतदान सामने है, और पहले फेज का के लिए जो लोग अभी तक तैयारियां, चुनाव प्रचार, बाकी चीजें इन सब में थे, वो सब समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए वो समापन एक तरफ, और दूसरी तरफ इसकी शुरुआत। कल सुबह 7 बजे से पहले फेज का मतदान 21 राज्यों की 101 सीटों पे, और इसके साथ, और ये सबसे बड़ा चुनाव इस लिहाज से भी है क्योंकि इसके बाद घटते हुए क्रम में सीट्स हैं। अभी पहले फेज में 101 है, लेकिन उसके बाद सीटें कम होती गई हैं, और टोटल आप जानते हैं कि 543 सीट्स हैं इसमें लोकसभा में, जिस पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। और यहां से जो दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां से आज के इस केस के साथ साथ क्या हम ये देख रहे हैं कि एक जो उत्साह होना चाहिए, क्योंकि एसजी सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि चुनाव के ठीक पहले आप बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले आप इस केस को लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और कल हम ये भी इंतजार करेंगे कि चुनाव के दिन एक किसी का आर्टिकल आ सकता है या कोई न्यूज आ सकता है इससे रिलेटेड। यानी वो एक कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे थे सरकार के पक्ष को रखते हुए यहाँ पर एडीआर के वकील के ऊपर। लेकिन चलिए, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू जो आप कह रहे हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, कि हो सकता है कि ये 100% की तरफ जाए, तभी 7 घंटे 8 घंटे की सुनवाई चली है, बहस चली है। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, यहाँ से कुछ चुनाव के दिशा में परिवर्तन नजर आता है? क्या लोगों का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देता है? क्या यहाँ से जो दावे प्रतिदावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आपको दिखाई देता है? 101 सीटों पे जो मतदान है उसमें से 21 राज्य हैं, और ये 21 राज्य कौन कौन से हैं, मैं जल्दी से, अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं रख देना चाहता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कल चुनाव, जहां से चुनाव का आगाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश है जहां 8 सीटें हैं, राजस्थान है, उसके उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, कल समाप्त हो जाएंगी, 5 सीटों का चुनाव खत्म हो जाएगा उत्तराखंड का। उसके बाद फिर मिजोरम है, पुदुचेरी है, और तमिलनाडु की पूरी 39
सीटों के मतदान कल खत्म हो जाएंगे, सिक्किम मतदान खत्म हो जाएगा, नागालैंड एक सीटें हैं, नागालैंड, फिर अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, जहां पे आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में मतदान है। इसलिए पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद असम, ये तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये टोटल 21 राज्यों में कल चुनाव होना है। एक बड़ा एरिया कवर होना है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आवाज नहीं आ रही अमलेंदु जी। अमलेंदु जी कुछ गड़बड़ है, आपके माइक में शायद कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं। अमलेंदु जी कुछ बोलिए, अगर आवाज आ रही हो तो देखते हैं, ट्राई करें हम। नहीं अमलेंदु जी, बीच में मतलब आपकी कुछ है, गड़बड़ है उसमें। अगर किसी और इससे जुड़ पाएँ तो जुड़िए। दिन भर आप कवर कर रहे थे और बहुत कुछ आपके पास मटेरियल है जो हमारे तमाम साथियों के बीच जाना चाहिए, इस हिसाब से भी आप जुड़िए, दोबारा जुड़िए। एक बार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे एक बार और समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है यहां से अब 21 राज्यों पे में जो कल चुनाव होना है, इस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है क्या, या इसके आगे के चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आते, जो फैसले नहीं सुनाए जाते हैं कोर्ट से, तब तक इस पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि हो सकता है कि 1 तारीख को आ जाए फैसला, 1 जून को आ जाए, 2 जून को चूंकि काउंटिंग होनी है 2 राज्यों के लिए, और 4 जून को पूरे लोकसभा की काउंटिंग है, और 2 विधानसभा उपचुनाव सबकी काउंटिंग है। तो उस हिसाब से भी क्या आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चेंज? मुकेश कुमार जी ने जिस तरीके से बातें बताई, मुकेश जी ने बताया कि कितनी गंभीरता से न्यायालय इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है, लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, निर्णायक बात होगी, क्योंकि इतने बड़े देश में चुनाव है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में, उसमें अमल में समय लगेगा। लेकिन जो बातें मैंने पढ़ी है और जानी है, उसके मुताबिक वीवीपैट की पर्चियां कम से कम उन चुनाव क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं, और उन क्षेत्रों में उनकी गणना, भौतिक गणना हो सकती है जहां चुनाव परिणाम 1% से भी कम मतों के अंतर से सुनाया जाता है या होता है। आमतौर पर होता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा गड़बड़ी वहां होती है जहां फैसला बहुत कम मतों के अंतर से होने वाला हो, 2000, 5000, 10,000, जबकि लाखों मतदाता होते हैं जो कुल मतदाताओं का 1% भी नहीं होते। और जब ईवीएम के जरिए गणना होती है, तब चुनाव अधिकारी बहुत ही अधिकार पूर्वक अपने अधिकारों का जायज और नाजायज उपयोग करते हुए फैसला कर देते हैं कि ये निर्णय हुआ है, ये फला उम्मीदवार जीतने वाला है या जीत गया है और ये हार गया है। और कई बार ऐसा मौका भी आया है कि निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे लोगों को जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। ऐसे मौके पे वीवीपैट की इन पर्चियों की गणना चुनाव में बेईमानी को रोकने में बहुत बड़ी हद तक मदद करेंगी और बताएंगी कि आखिर बेईमानी कहां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने एक बात जरूर कही, वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन की लाइट हर समय जलती रहनी चाहिए। अब तक तो ये केवल 7 सेकंड के लिए जलती है। किसी ने वोट दिया, वीवीपैट की मशीन में एक लाइट होता है सिग्नल वाला, वो जलता है और 7 सेकंड में बुझ जाता है और पर्ची निकलती है और वो बंद हो जाती है। तो ये कहा है कि ये एक साधन है कि अगर वीवीपैट की मशीन की रोशनी हमेशा चालू रहे तो हर व्यक्ति देख सकता है कि पर्ची कब कटी, कब गिरी
और पर्ची में मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका वोट उसी तक पहुंचा है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और खास बात है कि माननीय न्यायमूर्ति लोगों ने इसको गंभीरता से विचार करने की बात भी कही। तो वैसे इन्होंने आपकी ये भी- आवाज़ अचानक चली गई, कम मतलब थोड़ा गड़बड़ दिखाई सुनाई पड़ रही है। जी जी अब ठीक आ रही है, अब तो ठीक आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज महोदय ने, न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि उम्मीदवार जो 7 सेकंड से अधिक समय अगर लाइट जलेगी तो व्यवस्था ठीक रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए, मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए एक अलग से ऑडिट होना चाहिए, यानी एक ऐसा सिस्टम हो कि मतदाता आश्वस्त रह सके कि उसने जो मत दिया है उसके साथ कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी मत ईवीएम मशीन में नहीं है। तो बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में आज हुई हैं और मुकेश जी ने जो बातें कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। हो सकता है कोई अच्छा सकारात्मक फैसला इस बारे में आए और देखने वाली बात होगी कि क्या इसी लोकसभा चुनाव में उस फैसले पर अमल शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। राजू। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि क्या इसी लोकसभा चुनाव में इस फैसले पर और इसके बाद जो फैसला आएगा उस पर अमल किया जाएगा या अब आगे इंतजार होगा विधानसभा चुनाव का, उसके बाद फिर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव का। इस लोकसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और खासकर जो अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन है, वो बहुत ही गंभीरता से आज इस पूरे के पूरे जो पूरी दलीलें थी उस पर ध्यान लगाए हुए था और लगातार नजरें टिकी हुई विपक्षी पार्टियों की इसलिए भी हैं क्योंकि विपक्षी दल इस पर और ईवीएम की हैकिंग या टैंपरिंग इन सब पे बात करते रहे हैं और दिग्विजय सिंह का नाम आप ले ही रहे थे। तो ये सब कुछ है, लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है? लोगों के मिजाज पर इसका प्रभाव पड़ता दिखाई देता है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, उस मामले में भी कितनी खींचतान हुई उन सबको हमने देखा। अब ईवीएम का मामला है और जितना आशान्वित हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, कह रहे हैं कि यहाँ से एक नई किरण दिखाई देती है उनको। क्या वही नई किरण डॉक्टर दीपक पाचपोर जी को भी दिखाई देती है? क्या लगता है कि चुनाव सुधार में एक प्रक्रिया जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि देखिए ईवीएम आई, ईवीएम के बाद ईवीएम में वीवीपैट को जोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, फिर वीवीपैट में 5% काउंटिंग का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। उसके बाद अब क्या इसी वीवीपैट के 100% काउंटिंग का आदेश सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है? और अगर ऐसी आशा है, उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है, तो कल से जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कितने उत्साहित नजर आएंगे वोटर्स? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसी सीट है वहां पर कल मतदान है। प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव निर्णय कब होता है कब नहीं होता ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका असर जो होगा वो मनोबल बहुत बढ़ेगा, खासकर विपक्षी दलों का। ये दुर्भाग्य है जिसकी बात मैंने पहले भी कही थी कि विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होने के बाद भी इस मुद्दे को पर्याप्त नहीं उठाया था। अगर पिछले कुछ समय से ये लोग मतलब विपक्षी दल अगर इस मामले को अच्छे से परस्यू करते तो इस निर्णय को, चाहे निर्णय हुआ नहीं है, सुरक्षित रखा है निर्णय, उसके भी बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये खुद होते हैं। इसके बावजूद उनका मनोबल ये बढ़ेगा क्योंकि ये शंका तो हमेशा से उठाती गई है इसके बारे में, मशीनों के बारे में पब्लिक कहती रही है। मतलब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है कि पब्लिक की ओर से पहले इसके बारे में शंकाएं प्रकट की गई, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो बाद में ही है। अभी पहली बार देखिए अखिलेश यादव ने इसके बारे में 2-3 दिन पहले बात उठाई है, ईवीएम के बारे में कहा है कि इसको लेकर सतर्क रहना है। अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आगाह किया है कि आप लोगों को सतर्क रहना है। लेकिन इसके बावजूद देखिए दूसरी बात यह है कि इतनी बहस हो जाने के बाद अब जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जो जस्टिस महोदय हैं, दोनों साहिबान जो है, अगर इसको अगले 2029 के लिए छोड़ देते हैं इस निर्णय को, तो वो भी माना जाएगा कि ये लोग भी जो है ये भी सरकार के साथ जो है इनकी मिली भगत है। अब तो उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कंपल्सन है ये, अब इस निर्णय से बच नहीं सकते और उन्हें बचना भी नहीं चाहिए। देखिए दूसरी बात यह है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि उस समय चीफ जस्टिस कौन होता है, इसके अनुसार बहुत सारे निर्णय होते हैं। रंजन गोगोई का युग चला गया, चंद्रचूड़ का युग चल रहा है।
और कम से कम उनका जब तक चल रहा है तब तक मुझे नहीं लगता कि अभी जो दो जस्टिस साहब है दोनों अपने संजीव साहब और दूसरे जो दो जस्टिस हैं, ये दोनों दत्ता साहब जो है, दत्ता साहब। इसको छोड़े जी, दत्ता साहब इसको छोड़ेंगे नहीं, उनको करना ही पड़ेगा। वो एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं, आप नहीं कह सकते कि हमने सुरक्षित रखा है, चलिए ठीक है चुनाव हो जाने दीजिए, अब तो चालू हो गया, आप बहुत देर से आए हैं, अब ये नहीं चलेगा। आपने सुनवाई शुरू कर दी, आपने ही दोनों डेट दी, पहली वाली भी डेट देखिए, उस दिन लिस्टिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी पे उसको सुना 3 दिन पहले, और आज उन्होंने आज की जो डेट दी थी वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने दी थी। तो अब ऐसा पीछे वो हट ही नहीं सकते। तो मुझे इसलिए उम्मीद है कि कुछ न कुछ फैसला होगा। अब फैसला क्या होता है देखना होगा, लेकिन निश्चित रूप से रिफॉर्म्स कभी भी ओवरनाइट नहीं होते। अब वो शेषन जैसा व्यक्ति तो नहीं है कि ओवरनाइट कर दे, लेकिन यह है कि रिफॉर्म्स तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है, और इसको अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को टेकअप करना चाहिए। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ है, वो क्यों नहीं इससे आगे आती। शायद उन्हें संकोच है कि हम हार जाते हैं। आपको जोड़ना चाहते हैं मुकेश जी? आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आऊंगा मुकेश जी के पास आता हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, आता हूँ मुकेश जी के पास ही आऊंगा। तो वो जी तो पॉलिटिकल पार्टीज मुझे ऐसा लगता है कि संकोच के कारण, कुछ शर्म के कारण शायद इस बात को नहीं उठाती रही है कि अच्छा। दूसरी बात, माहौल भी ऐसा बना दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप याद कीजिए, मोदी जी खुद मंच पर खड़े होकर कहते थे देखिए अब जो है हारने वाली पार्टियां ईवीएम की बात करेंगी, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। माहौल बनाया जा रहा था, और जो जितने भी जो चैनल्स हैं, मुख्य धारा के चैनल्स हैं, वो भी माहौल बनाते थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो ट्रोलर्स थे, आईटी सेल था, ये माहौल ये बनाता था कि देखिए हारने के बाद ये जो है विपक्षी दल जो है ईवीएम की बात उठाएंगे। इस संकोच के कारण नहीं उठा रहे थे, लेकिन देर सवेर उनको आज शायद रियलाइज हो रहा होगा कि हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में भी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था। आप देखिए इसमें कौन कौन से लोग हैं। एडीआर है, वकील तो सड़क पे आ गए थे, जो महमूद प्राचा साहब है, भानु प्रताप है, सड़कों पे उन्होंने सारा खतरा उठा के सड़कों पे झेला है पुलिस को। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अब्सेंट होना बहुत बड़ा निर्णायक हुआ है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से एक डिसीजन लेके आएगा। क्या डिसीजन लेके आएगा मैं नहीं जानता। दूसरी बात, जो आप पिछले राउंड में जो आप कह रहे थे कि क्या फाइन लगा के डिसमिस कर देगा, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जज जो है, जस्टिस है, वो एक वोटर भी है। वो अकेला केवल वो जज नहीं है, वो जानता है कि क्या पता कल को अगर इन ईवीएम को खोला जाएगा तो हो सकता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी बीजेपी को वोट दिया होगा, हो सकता है कि अखिलेश यादव का भी वोट जो है बीजेपी की ओर चला गया होगा। कौन कह सकता है? जब आपकी मशीनें ही हैक हो गई है और वो डायरेक्ट हो रही किसी और लैपटॉप से, तो क्या पता इन जजेस का वोट कहाँ गया होगा। क्या वो भी जानते हैं कि हम एक वोटर भी हैं। तो इस नाते वो निश्चित रूप से एक ऐसा डिसीजन लेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहे आज हो या इस चुनाव में हो या ना हो, लेकिन इनको अब डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार को भी, निर्वाचन आयोग को भी कुछ न कुछ इसमें जिसको हम कहते हैं रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, और देखना होगा कि किस प्रकार से ये मशीनें हैं दोष मुक्त होंगी। इस दिशा में निश्चित रूप से ये डिसीजन जो है और ये जो मामला है, ये बहुत उपयोगी साबित होने जा रहा है। राजू जी, ऐसा मेरा विचार है। जी मुकेश जी, आप कुछ जोड़ना भी चाहते थे, और मैं कुछ ये जोड़ना चाह रहा था कि क्या आपको यहाँ से कल का चुनाव, और कल चूंकि पहले फेज का चुनाव है, और इस चुनाव को किस हिसाब से आप देखते हैं? यहाँ से लोकसभा 18वीं लोकसभा जो है उसकी शुरुआत, उसका जो प्रोसेस है, मतदान यानी कि जनता की जो भागीदारी उसमें है, वो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और उससे पहले जो प्रोसेस है उस पर एक सवालिया निशान है, इंतजार है अभी फैसले का। एक बात ये जोड़नी है दीपक जी, जब कह रहे थे कि ईवीएम को लेकर के विपक्ष की ओर से उतना वेहमेंट तरीके से, उतने जोरदार और जबरदस्त तरीके से इस बात को नहीं उठाया गया। थोड़ा सा याद दिलाओ, शायद भूल रहे होंगे दीपक जी, कि कांग्रेस पार्टी ने जो अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में बकायदा ईवीएम के बारे में 3 बातें लिखी हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 100% वीवीपीएटी की काउंटिंग कराएंगे। हम सत्ता में आएंगे तो हम चुनाव आयोग के जो गठन की प्रक्रिया है, जिसको इस बीजेपी गवर्नमेंट ने सबवर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, फैसला ही बदल के और कानून नया ले आए, हम उसको वापस दुरुस्त करेंगे। ये वो बातें हैं
कि जो विपक्ष ने अपनी तरफ से कही है, और अगर वो सत्ता में आएंगे तो करने का वादा भी करते हैं। अब सवाल ये है कि हमें, जिस बात को दीपक जी उठा रहे थे, कि हमें इतनी बुलंदी से ये चीजें शोर शराबे या हंगामे के रूप में या उत्तेजना के रूप में या आंदोलन के रूप में क्यों नहीं दिखाई देती। परहैप्स वो ये कहना चाहते हैं कि मुद्दा उतना बड़ा क्यों नहीं है। जब बात समस्या बहुत बड़ी है तो उतना मुद्दा दिखना चाहिए। दुर्भाग्य है इस बात का कि चूंकि हमारे मीडिया का, हमारे लेगेसी मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा परवर्ट हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को विपक्ष के नेताओं की ओर से उठाई गई बातें, मुद्दे, इन चीजों के बारे में ठीक से पता नहीं चलता। बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके हमें पता चलता है। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद ये बताने का, ये कहने का है कि अगर हम विपक्ष की उठाए हुए मुद्दों को नहीं देख पा रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रपंच बताया और सुनाया जा रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की राजनीतिक बयानबाजियां बताई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष की बयानबाजियां नहीं बताई जा रही, तो इसके पीछे सबसे जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। क्योंकि मतदाता एक बार अपना मत दे देता है, उसके बाद जो भी सरकार कर रही है, जो भी व्यवस्था समाज में हो रहा है, राजनीतिक गतिविधियां जितनी हो रही हैं, उसके बारे में जनता को पता कैसे चलता है सिवाय मीडिया के? हम और आप लोग जो मीडिया का हिस्सा है, हम लोग भी कैसे जानते हैं? क्योंकि उसकी हम पीछे लगे रहते हैं, इसलिए ढूंढते हैं, उसको पता लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वो प्रवाह इस सरकार ने जानबूझ करके रोक दिया है, इसीलिए लोगों को उस ढंग से पता नहीं चल रहा। अब मैं आता हूं, इसी बात को कनेक्ट करता हूं आपकी इस कौतूहल से या इस सवाल से कि कल के चुनाव में, देखिए कल पहला चरण है, पहले चरण के चुनाव से कल हम लोगों को क्या इंडिकेशन मिल सकता है? पहली चीज कि जनता कितने उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रही है, वो उत्साह कैसा है, यानी प्रपोर्शन, नंबर के रूप में, परसेंटेज के रूप में वो उत्साह कैसा है। उस परसेंटेज से हमें समझ में आएगा कि क्या सरकार को बदलने वाला उत्साह है या यथास्थिति को कायम रखने वाला उत्साह है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कल जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, कल जो 101 सीट का जो चुनाव होना है, जी 2 था, एक काउंटरमेंट हो गया, तो 101 सीट में जो बीजेपी के दखल वाली सीटें हैं वो 60 हैं। और उसमें ये गौर करने वाली बात है कि जाहिर सी बात है कि कल बहुत अच्छा उत्साह हम लोगों को वोटिंग में दिखाई देगा, बहुत अच्छा। साफ वजह यह है कि जो लोग बीजेपी या मोदी सरकार, क्योंकि देखिए फर्क क्या है, अब आज की तारीख में हम लोग कन्वेंशनली, अब हमारे मुंह से निकल जाता है बीजेपी सरकार, तकनीकी रूप से वो एनडीए सरकार है, लेकिन है तो सचमुच मोदी सरकार। इसीलिए सिर्फ मोदी की गारंटी, बीजेपी की कहीं कोई गारंटी नहीं है, बीजेपी का कहीं कोई आश्वासन और वादा नहीं है, ये संकल्प पत्र सिर्फ मोदी का है। तो खैर ये एक नैरेटिव की बात है, ये एक राजनीतिक चीज है, इस पे दूसरे तीसरे ढंग से भी चर्चाएं हो सकती है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कल का जो वोटिंग होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा फील होता है कि कल का वोटिंग बहुत अच्छा होगा, और उस वोटिंग में जो भी जनता के अंदर नाराजगी है, जो भी आक्रोश है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। शाम को जब कल फिगर्स हमारे आपके सामने होगी और जब हम ये तय कर पाएंगे कि इन सीटों पर पिछली बार के मुकाबले यानी 2019 के मुकाबले वोटिंग का परसेंटेज कैसा रहा, तो यकीन जानिए राजीव, मेरे अंदर से आवाज आती है कि हमें वोटिंग के परसेंटेज में सब्सटेंशियल वृद्धि दिखाई देगी। ये मेरी गट फीलिंग है, हो सकता है मैं सही ना साबित हो, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये चुनाव वाकई में एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट में लड़ा जा रहा है। चुनाव तो चुनाव होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत बदला हुआ है, बहुत ज्यादा बदला हुआ है। और वो जो बहुत ज्यादा बदला हुआ हम और आप महसूस कर रहे हैं, जो बातें सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की तरफ से बार बार इंडोर्स हो रही हैं उनके बिहेवियर में, उन सारी बातों को सरफेस पे दिखने का दिन कल है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बातें इंडोर्स हो रही हैं उन सबको देखने का जो दिन है वो कल है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या चुनाव आयोग, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है,
लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कटघरे में चुनाव आयोग है। बार बार उंगलियां चुनाव आयोग के ऊपर उठ रही हैं। बार बार चुनाव आयोग से कहा जा रहा है निष्पक्ष चुनाव कराइए और पारदर्शिता बरतिए। अगर यहाँ वो नहीं होता है, और क्यों आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में चुनाव आयोग का जिक्र आया, क्यों ईवीएम का जिक्र आया, इस चीज को समझने की जरूरत है यहाँ पे। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और वही तो इसी कारण ये मामला वहां तक गया है। प्रशांत भूषण ने परसों ही कहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 5% की बात कही, काउंटिंग की बात कही वीवीपैट की, तो आप यहीं से 5 की बात कही, 5 ही हो रही, काउंटिंग हो रही है 5%, लेकिन क्यों कहा जाता रहा ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बताया गया परसों कि एक विधानसभा में 5 वीवीपैट की काउंटिंग हम करते हैं। एक विधानसभा में सिर्फ 5 वीवीपैट की काउंटिंग करते हैं। अभी तक यही बताया जाता था कि 5% की, और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मैं नहीं निकाल पाया व्यस्तता के कारण, लेकिन निकालना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि 5% की बात थी या 5 की बात थी। अभी आज की तारीख में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये मान रहा है, चुनाव आयोग माने ना माने, लेकिन चुनाव आयोग का अपने दलील में ये बात कह चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 की वीवीपैट की काउंटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहां बल्कि तमाम वीवीपैट की काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर फैसला 100% का आता है तो 100%, 100 नहीं दोस्तों, काउंटिंग 100 नहीं जैसे 5 है, 100%, 100% जितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं सबकी काउंटिंग कीजिए। और यहाँ काउंटिंग के घंटे की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, इसके रखरखाव की बात हुई, फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की बात हुई। आपको यह भी आश्चर्य लगेगा कि मात्र 50% सीसीटीवी कैमरे पे, मतलब बूथों पे कैमरे हैं। 100% बूथ सीसीटीवी कैमरे से नहीं हैं, 50% ही हैं। यह 100% होना चाहिए। तो चुनाव सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस गुंजाइश पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये चुनाव उसके अधीन है, ये देश आज की तारीख में उसके अधीन है। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था, आप जो ब्रीफ कर रहे हैं उसमें एफएक्यू वाली बात भी जोड़ी आज, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट बात है। हम लोगों की अभी तक की चर्चा से मिस हो रही है, लेकिन वो भी बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से जो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होता है वो ये बताता है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आपत्ति कहती है कि जो आप बता रहे हो और जो आपने प्रोसीजर अपना डिस्क्लोज कर रखा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम पे, एफएक्यूज के नाम पे, उस दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, उन दोनों के बीच में एक बात नहीं है। तो वो बचाव के लिए कहते हैं जी हम उसको जल्दी अपडेट कर देंगे। ये बातें आपने भी दिन में खूब अच्छे से गौर की है, और मुझे लगता है कि उस बात को दर्शकों के लिए जरूर दोहराना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको कहा गया कि ये एफएक्यूज में, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है, और खासकर वेबसाइट पे, उस पार्ट में हम जोड़ देंगे। कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ जोड़ देंगे। भाई जोड़ देंगे से क्या मतलब होता है? सवाल यहाँ ये भी किया गया कि अगर किसी उम्मीदवार को अगर कहीं कोई शंका है, आशंका है, तो उसका निवारण कैसे करेंगे आप? तो उसमें भी एफएक्यू की बात आती है। अगर किसी वोटर को कोई शंका आशंका है, उसमें भी एफएक्यू की बात आती है कि आप वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर चुनाव तो बीत जा रहा है साहब, चुनाव तो उसकी शुरुआत कल हो रही है, और उसके बाद आप कुछ जोड़ें घटाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई कह रहा है कि हैकिंग हो गई या टैंपरिंग हुई, तो ये टैंपरिंग हैकिंग का मामला जो है वो एफएक्यू तक कहां जाता है, कैसे जाता है? बहुत कुछ है, बहुत गड़बड़ है, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे जैसे ध्यान में, अभी चूंकि दिन भर हम लोग इसी पे चर्चा कर चुके हैं, जितनी बातें ध्यान में आ रही हैं उन चीजों को अगर यहां सामने रखता हूं तो मुकेश जी ये साफ समझ में आता है कि एक लंबी चौड़ी बहस और उसमें लंबे चौड़े सवाल, एक नहीं कई, गिनती में कई सारे सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब देते वक्त चुनाव आयोग जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई भी, अगर हम जैसे लोग जो कानून और बाकी चीज़ों से बहुत दूर हैं, अगर हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो कानून के जानकार और जो वहाँ एक जो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे जो वहाँ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इन दोनों लड़ाकों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि चल क्या रहा है। अब फैसला देना है
दोनों जजों की जो बेंच है, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता को, और क्या फैसला देते हैं। इसको फैसला को लिखने में हो सकता है कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जितने सप्ताह लग जाएं, लेकिन 4 जून से पहले अगर यह फैसला आता है तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। एक और बात कहता हूं, एक और बात बताता हूं आपको। देखिए, 2019 का जो फैसला है वीवीपीएटी को लेकर के, जिस समय यह डिसाइड हो जाता है कि साहब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक की जगह 5 वीवीपीएटी की काउंटिंग रेंडमली सेलेक्ट करके की जाएगी। 2019 के फैसले में और आज के फैसले में फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट को ये जो जजेस ने सुनवाई कर ली है सारी, उनको सिर्फ और सिर्फ उसी फैसले का एक्सटेंशन लिखना है, कोई नया आर्गुमेंट नहीं लिखना है। उस आर्गुमेंट वही है सारे, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना है कि इन द लाइट ऑफ जो भी डेलिब्रेशन उसके बाद से यहां तक हुआ और जो भी आपकी पिटीशंस में बातें लिखी गई हैं, उसके आधार पर हमारा यह मानना है कि 100% काउंटिंग होनी चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये मामला, बहुत लंबा चौड़ा फैसला नहीं होगा, ये होने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपली ये बताना है, सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में ये लिखना है कि भाई वो इस नतीजे पर क्यों पहुंच रहे हैं कि 100% काउंटिंग होनी चाहिए। एक बात तो फैसले में ये होगी। दूसरी तरफ फैसले में क्या होगी? फैसले में होगी कि साहब एक पक्ष ने क्या आर्गुमेंट दिया और दूसरे पक्ष ने क्या आर्गुमेंट दिया। तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है जजमेंट लिखवाने के लिहाज से। और लगे हाथ में आपको ये भी साफ कर दूं कि मैं जो ये कह रहा हूं कि अभी चुनाव की जो ये प्रक्रिया चल रही है यथावत चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? काउंटिंग वाले दिन। काउंटिंग वाला वक्त कितना है? अभी काफी दूर है। हम भी क्या भाई, आखिरकार ये पेटिशनर क्या चाहते थे या हम लोग भी क्या चाहते थे? हम लोग यही चाहते थे ना कि भाई सबमिशन है। मुकेश जी, एक सबमिशन चुनाव की प्रक्रिया पर भी तो यहाँ क्वेश्चन है। आप बटन दबाते हैं हाथ का और वहां गिरता अगर कमल है तो हो तो गया, फिर काउंटिंग वाले दिन आप कमल काउंट करेंगे, हाथ काउंट नहीं। इसका उत्तर यह है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप ये इंश्योर करें, आप ये देखें कि आपकी पर्ची वही है क्या। अगर आपने कमल दबाया है तो कमल ही पर्ची आपको दिखनी चाहिए, राइट? तो ये इसका तो यही एश्योरेंस है। अब जो दूसरी बात है कि ये यहां तक तो ट्रांसपेरेंसी है, उसके पर्दे के पीछे जो बेईमानी है जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में साबित नहीं कर सकते और जिसको लेकर के शक पैदा होता है, तो उसका यहां समस्या नहीं है, इसके बाद वाली समस्या है। और वो ये है कि क्या आप इसको अलग बैलेट बॉक्स में डालेंगे क्या? अगर मान लीजिए कि इस बार चुनाव हो गया, आप कहते हैं नहीं भाई इस बार मत डालो, आगे के आगे देखेंगे, वो ऑर्डर में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इस बार आपको वीवीपीएटी की पर्ची निकाल करके काउंटिंग वाले दिन काउंटिंग टेबल्स पे इसकी भी जांच करनी होगी या इसकी भी काउंटिंग करनी होगी, इसकी भी सॉर्टिंग करनी होगी। बिल्कुल। तो ये है बुनियादी बात। और यही बात पूरे के पूरे डिबेट का, इस पिटीशन का, इस मुकदमे का, इस मामले का कंसर्न क्या है कि साहब हमको 100% एश्योरेंस चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गिनती के मुट्ठी भर लोगों का तो आपने वोट वेरीफाई कर लिया लेकिन हमारा आपका नहीं किया, तो सबको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए। यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है ना इस पूरे के पूरे लिटिगेशन का। तो सब या तो सुप्रीम कोर्ट सबको देगी और या कह देगी साहब जैसे है ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल। और क्या तरीका है आपके पास? आप कैसे कह देंगे? आप कैसे कह देंगे कि साहब? उपाध्याय जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी की, अमलेंदु जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल गड़बड़ है, नहीं आ रही है। अमलेंदु जी आपकी आवाज, माफी चाहूंगा, नहीं आ रही है। मुकेश जी कुछ जोड़ रहे थे, आप जोड़िए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए अभी इस पूरे के पूरे मामले में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि हर मतदाता को यह जानने का अधिकार मिलना चाहिए कि उसका वोट वहीं गया है जहां जिसके लिए उसने दिया है। यही है ना, इतनी सी बात जी। तो अब ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट मानेगी कि हाँ साहब उसको ये जानने का अधिकार है कि उसका वोट वहीं गया है जिसको दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि नहीं साहब ऐसा है, काउंटिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, हम 15%, 20%, 50% को देंगे। आपको देना होगा तो ये अधिकार सबको देना होगा, ये पारदर्शिता सबके लिए लागू करनी होगी। अब इस पारदर्शिता को लागू करने के फ्यूचर मेथड्स क्या होंगे, इस पे चर्चा हो सकती है। और इससे बेटर जो अभी मेथड है उससे बेटर मेथड क्या होगा, इस पे चर्चा हो सकती है। आगे चलकर के आप क्या चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब सिर्फ 5% लोगों को, सिर्फ 10% लोगों को, सिर्फ 50% लोगों को ही इस तरह की का अधिकार मिल सकता है कि साहब उनका वोट देख लिया गया।
या तो किसी का नहीं देखा जाएगा और या उसका देखा जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें कोई डरने घबराने या जैसे एम्बिग्युइटी जैसी फील करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि सपोज आप जज हैं, आपको ये निर्णय लेना है, तो आप आखिरकार किस आर्गुमेंट के आधार पर निर्णय लेंगे। और ये बात इसलिए भी समझना बहुत आसान है कि जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है उस समय क्या आधार बनाया गया। आधार ये बनाया गया कि साहब आपकी गोपनीयता अपनी जगह पर है, पैसा व्हाइट ब्लैक पे आया, व्हाइट पे आया, इससे हमें मतलब बाद में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को उसकी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा किससे मिला। जी। दूसरी तीसरी बात है कि आपने बाकी कौन कौन सी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल की, आपने इस कानून में बदलाव किया, उस कानून में बदलाव किया, ऐसा किया वैसा किया, वो सब सेकेंडरी टर्सरी है। सबसे प्राइमरी पैरामाउंट बात क्या थी वहां? सिर्फ इतनी ही थी कि जनता को यह जानने का हक है कि उसके राजनीतिक दलों को पैसा चंदा कहां से मिलता है। दैट्स ऑल, है ना। तो गोपनीयता वाली जो बात है वही सबसे खिलाफ गई और उसी को लेकर के सरकार सबसे ज्यादा तड़पती रही। अगर मान लीजिए कह दिया जाता कि नहीं साहब 2-3 कानून में जो आपने अमेंडमेंट किए हैं, जी और वो अमेंडमेंट जो है आपके दीपक जी के पास आना चाहता हूं। दीपक जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, क्या कुछ है? 5%, 5 ईवीएम, इसमें क्या कुछ है कि 5 गिनना, 5% गिनना? जी आपके सवाल क्या हो, लेकिन मैं मुकेश जी की एक ही बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैंने ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी ने इसको ध्यान नहीं दिया। अभी जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लाया है, मेरा ये कहना था कि 18-19 के बाद से इसके बारे में शक आने लगा था। और उस जो न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई, उसने देरी की। अगर विपक्षी दल इससे शामिल होते तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज होते, ये मेरा कहना है। और दूसरा, मैं आपको ये भी इंश्योर कर दूं कि कम से कम यहाँ पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो कोई मुख्य धारा का जो मीडिया है उससे हम लोग न तो परिचालित हो रहे हैं और न ही हम उसको कोई देख रहे हैं। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो अपने स्वतंत्र जो हमारे विचार जो है उससे कर रहे हैं। वो शायद होंगे कुछ लोग वैसा कर रहे होंगे, लेकिन हम तो कम से कम कई सालों से नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, मुझे थोड़ा, मैं कोई आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरे सम्मान के साथ मैं केवल अपनी बात को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे को बस यही लग रहा है कि इसमें सबसे जो बेनिफिट है विपक्षी दलों का, अब वो मैं जो कह रहा हूं कि ठीक है उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था, पहले से जो न्यायिक प्रक्रिया में होना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा प्रोवाइडेड कि इस बात को दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए, उनकी योग्यता होनी चाहिए। देखिए, यही बात अगर कोई विपक्ष के खिलाफ कोर्ट से कोई आदेश आ जाता तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, यहां तक कि मोदी शाह इस बात को खूब प्रचारित करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने चाहे अभी निर्णय नहीं दिया है, लेकिन एक बात तो उसने साबित कर दी कि आप जो है लोगों का मैंडेट चोरी कर रहे थे, ये साफ दिख रहा है इस मशीन के जरिए। निर्णय क्या आता है ये नहीं जानते। इस चीज को विपक्षी दलों को भरपूर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये बात पहुंचा दी गई कि देखिए साहब, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके जरिए आपका जो है मतलब आपका मताधिकार एक तरह से छीना ही गया है, पैसे के बल पे आपके विधायकों को खरीदा गया, सांसदों को खरीदा गया, जनप्रतिनिधियों को खरीदा गया और यहाँ की सरकार गिराई गई, वो सब बात अलग है। दूसरी बात, इस मामले को विपक्षी दल के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बहुत अच्छा मुद्दा दिया है, चुनाव के साये में दे दिया है। अगर आप इसको नहीं भुना सकते तो आपके लिए निश्चित रूप से मैदान में ठहरना बहुत मुश्किल होगा। अद्भुत अस्त्र मिला है आपको, ये बात तो विपक्ष को समझ जाना चाहिए और इस पे काउंटर अटैक जो है भारतीय जनता पार्टी पे करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। राजीव जी बिल्कुल आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। फाइनली आए आप, देर आयत दुरुस्त आया। जी क्या कहेंगे? जी राजीव, देखिए, एक तो जो आज सुनवाई हुई है पूरी कुल मिलाकर के, और हम लोगों ने दिन भर इसकी लाइव रिपोर्टिंग की है कि क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या बातें हुई, उसमें बहुत सी बातें राजीव जी स्पष्ट हुई हैं। एक तो ये कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको चुनाव आयोग के अधिकारी ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद स्वीकार कर लिया कि क्या क्या उसमें कमियां हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना ने जो बार क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन सारे पूरी प्रक्रिया को लेकर के थे कि कहां किस किस बिंदु पे आकर के इसमें गड़बड़ियां हो सकती है। यहां तक की गड़बड़ियां हो सकती हैं कि जिस लैपटॉप से डाटा फीड किया जाता है उस लैपटॉप का उपयोग करने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो लैपटॉप बाद में उपयोग किया जा सकता है। ये भी आया कि जो डाटा फीड किया जाता है उसके लिए डाटा केबल होती है, उस डाटा केबल के जरिए डाटा फीड किया जाता है। इसका मतलब कि जो अब तक कहा जाता था कि कोई बाहरी इसमें डिवाइस नहीं जुड़ती है, वो चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया कि बाहरी डिवाइस जुड़ती है।
अगर बाहरी डिवाइस जो होती है और डाटा बाहर से फीड किया जाता है और डाटा फीड करने वाला चुनाव आयोग का कर्मचारी नहीं है, जो कि चुनाव आयोग खुद कहता है, जो 2019 में राजीव जी जो एक मीडिया आउटलेट है उसने एक जांच की थी और उसने ये बताया था कि 90% कर्मचारी जो थे जो काम कर रहे थे ये सब डाटा वाटा फीड करने का, वो निजी एक संस्था के कर्मचारी थे। और उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा था कि हाँ, जब तक चुनाव आयोग के कब्जे में मशीन है तब तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर किसी दूसरे के हाथ में जाती है तो उसमें हो सकती है। तो आज ये बात एक तरीके से आकर के स्पष्ट हुई कि ये मशीनें फुल प्रूफ नहीं है जिस तरीके का दावा किया जा रहा था। इसको चुनाव आयोग के अधिकारी ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया और जस्टिस खन्ना ने ही उसमें सारी जो थी वो उसकी कमियां जो थी वो पूछी। ये भी पूछा गया कि इसको बाद में जब सील किया जाता है उसके बाद में इसकी क्रॉस चेकिंग का कोई मैकेनिज्म है कि नहीं है, तो ये भी आया कि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सारी चीजें एक तरीके से सामने आ गई। उसके बाद राजीव जी जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि फैसला 31 मई को भी आ सकता है, क्योंकि 31 मई शुक्रवार है और एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पर जाने से पहले का, वो गर्मी की छुट्टी पर जाने से पहले का आखिरी दिन भी हो सकता है। 31 मई को भी आ सकता है और फैसला यह भी आ सकता है कि 100% वीवीपैट मशीनों की गिनती होगी, ये फैसला भी आ सकता है। क्योंकि बात यह है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगर इस दौरान प्रक्रिया के अंदर कोई चेंजेस किए जाते हैं तो सारी प्रक्रिया इस समय रोकनी पड़ेगी। हो सकता है कि चुनाव आयोग कहे कि ठीक है, अभी आप चूंकि प्रक्रिया में जा चुके हैं और हम अगली बार के लिए तो आपके बीच में ये करते हैं कि आपको शीशे बदलने होंगे, मशीन इस तरीके से लगानी होगी, पर्ची मतदाता के हाथ में देनी होगी, वो डालेगा, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, लेकिन वो आप अगले चुनाव में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी पर्चियां हैं उस पर आपको ये पूरी गिनती करनी होगी, ये चीजें आ सकती है। और राजीव जी अगर इतना भी आ जाता है तो जो नारे अभी लग रहे हैं ये नारे लगना बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चूंकि सुरक्षित रख लिया गया है फैसले को, तो लोगों की नींद राजीव जी अभी भी उड़ी हुई है कि फैसला क्या आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दौर का मतदान हो जाए और मालूम पड़े कि परसों जाकर के आ जाए फैसला इसमें जाकर के कि सारी गिनती जो है वो होगी और आपको उस पर टाइम भी डालना पड़ेगा, वीवीपैट की पर्ची पे मतदाता के हाथ में भी देना होगा। ठीक है, एक चरण की वोटिंग हो गई, अगले चरण की वोटिंग जो 26 अप्रैल की होनी है उसमें आपको ये इंतजाम करके देने होंगे। ये भी फैसला राजीव जी अगर आ सकता है तो अभी यानी सब कुछ जो है वो मामला एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। कुछ नहीं कहा सकता कि क्या फैसला आए, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई हुई है उससे एक आशा निश्चित तौर पर बनती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं और उनको दुरुस्त करना है। चूंकि आखिर में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने इस याचिका को इसलिए सुनाया कि चूंकि हम भी चिंतित थे, और ये बात बीच बीच में आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस प्रक्रिया को ये इसलिए नहीं कि सब क्या कमियां क्या नहीं है, जनता का भरोसा बनाए रखना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और राजीव जी याचिका गई ही इसी शर्त पे थी कि चूंकि मैं एक मतदाता हूं, मेरा अधिकार है कि मैंने जहां वोट दिया वो मुझको मालूम रहे कि वह गया कि नहीं गया, तो इसी के आधार पर गई है। और कुल मिलाकर के बात यह कि मतदाता का अधिकार जो है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जो गोपाल शंकर नायर जो वकील उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब गोपनीयता के आधार के पे जो है आप मेरे मताधिकार का जो है, मेरे अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं कर सकते। आपकी गोपनीयता ठीक है, आप अपनी गोपनीयता रखिए, लेकिन जो मेरा अधिकार है वो मेरा अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राजीव जी मसला ये है कि मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। मतदाता का जो अधिकार है कि मैंने वोट जिसको दिया वो वहां गया कि नहीं गया, ये सुरक्षित रहना चाहिए। और ये सुरक्षित किस स्थिति में रहता है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर जाकर के आदेश देना है। कुल मिलाकर राजीव जी हुआ यह है कि चुनाव आयोग का जो अधिकारी उपस्थित हुआ उसने था सौगंध खाने के बाद गीता की, उसने सच बोला, लेकिन वकील साहब जो बात आखिर में कर रहे थे वो उस अधिकारी की बात को एक तरीके से कंट्राडिक्ट करते हुए या कंडेम करते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर के वकील साहब जो थे वो अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का अधिकारी जो था वो एक तरीके से सारी सच बातें बता गया चुनाव सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समय खत्म हो चुका है, कुछ जोड़ना चाह रहे थे डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, जल्दी से जोड़ दीजिए और फिर इस चर्चा को यहीं विराम दें। जी, एक ही मामला है, ये 8 अप्रैल 2019 का है। ये यहाँ पर भी एक स्वयंसेवी संगठन था, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखा था और वहां पर यह कहा गया था कि आप हर विधानसभा में रेंडम कोई भी 5 मशीनों में से आप जो है 5-5 को देख लीजिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस मामले का कहीं रेफरेंस आया है कि नहीं आया, मैं नहीं जानता। इसमें कुछ अपोजिशन पार्टीज थी, लेकिन अभी तक जी तो इसको जो है परस्यू ये करना चाहिए था कि देखिए 19 में मामला खत्म हो गया क्योंकि उसके बाद तुरंत चुनाव हो गए थे। उस समय भी
इलेक्शन कमीशन ने यही दलील दी थी कि अगर हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे वीवीपैट की तो निर्णय जो है वो 6 दिन आगे बढ़ सकता है। अगर इस बीच 19 से लेके 2024 के बीच इसको ठीक से परस्यू किया जाता तो 6 दिन का स्कोप लेके ही निर्वाचन आयोग जो है अभी का 2024 का कार्यक्रम बनाता। ये मेरा कहना है कि मामला भी लगता है कि लोगों के द्वारा दब गया या दबा दिया गया, जो भी है। लेकिन इस तरीके की जो छोटी छोटी जीत जो हासिल हुई थी इस बीच स्वयंसेवी संगठनों को, सिविल सोसाइटीज को, उसका फायदा इस मामले में और उठाया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। उसका थोड़ा एक रेफरेंस भी दे रहा हूं मैं राजीव जी आपको। जी जी होता हूं राजीव, यहाँ दीपक जी जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात जोड़ता हूं। देखिए, चुनाव आयोग लोगों से मिलने को तैयार नहीं। आप चुनाव आयोग में कोई रिप्रेजेंटेशन दे, पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात कह रहा हूं, वो लोगों से मिलने को तैयार नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं किसी प्रक्रिया को चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कब नोटिस होगा, कब एडमिट होगा, कब आपकी हेयरिंग शुरू होगी, सबको हम लोगों ने देख लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में क्या हुआ, कब चैलेंज किया गया था उसको। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुने तब तो। हम तो चैलेंज करने को तैयार बैठे हैं। आज से कर रहे हैं क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, कितने दिनों से मामला वहां लटका हुआ है कि ऐसा आतताई कानून है। अब सवाल, अगर आपने सुनेंगे ही नहीं भाई, आपको रेमेडी कहां से मिलेगी। कोशिश हो रही दीपक जी सिविल सोसाइटी के बहुत सारे फोरम अपने स्तर पे जितनी विचारों में जान है वो एड़ी चोटी एक लगा के कोशिश कर रहे हैं। एडीआर आज से नहीं कर रहा है इस तरह के रिफॉर्म्स की कोशिश, आप भी जानते हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई बहुत सारे प्रयास आपके ऐसे हैं जो समय रहते सही समय पे फल नहीं देते। क्या करें, दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश की न्यायपालिका से कितने लोगों को कैसा इंसाफ मिलता है, ये आप और हमसे किसी से छिपा हुआ है। ये जो इतने प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के, ये तो चंद्रचूड़ का भला हो कि जो बेचारे आए और उन्होंने जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह का फॉर्म किया, वरना उससे पहले के 3-4 चीफ जस्टिस जो है वो सबको ठंडे बस्ते में डाले हुए थे कि हमें कोई जो है वो गंभीर बात को निपटाना ही नहीं है। दिस वे और दैट वे, आप सुनिए तो सही, बात एडजुडिकेट तो कीजिए, ये आपका काम है। लेकिन वो नहीं हो रहा था। और अभी भी जो हो रहा है, आप ये देखिए कि अभी भी जो हो रहा है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम था कि चुनाव कब होने वाले हैं? बिल्कुल मालूम था। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए, चाहे ये मामला ले लीजिए, लेकिन कहां हो रहा था वैसा। उसकी इज्जत, उसकी कदर, वो बात, वो अर्जेंसी नहीं दिख रही। तो थैंक गॉड कि अभी हाल के 10-15 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आने के बाद हम देखें कि ये बातें 100% वीवीपी रेट की काउंटिंग की सबसे पहले मेंशन की जाती है संजीव खन्ना जी के कोर्ट में, और उसके बाद वो कहते हैं हाँ हम जल्दी इसको सुनेंगे, और फिर वक्त भी मुकर्रर करते हैं और उसके बाद सुनते हैं और नोटिस करते हैं। और देखिए 2 ही दिन के अंदर डेट दी गई है। पिछली सुनवाई अगर आपने 2 दिन पहले की है, 2 दिन बाद डेट दी है, इससे ज्यादा अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा सकती। और आज पूरे के पूरे दिन उन्होंने एक मामले को सुना है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में ये बताता है कि वो अर्जेंसी को समझ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, जजेस के सामने भी ये संकट है, किस किस तरह का दबाव है, किस किस तरह से लोग उनको कोस रहे हैं। 600 वकीलों की चिट्ठी वाला प्रसंग याद कीजिए। जी समय तो ऐसा नहीं है वो भी जी समय खत्म हो चुका है। बात करेंगे हम बहुत सारी बातें। मैं जानता हूं आपके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, और हम सबके पास कुछ न कुछ जोड़ने के लिए है। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम शंकर कौशिक जी हैं, कह रहे हैं सब के सब झोल की बात कर रहे हैं, झोल हैं, और सबसे बड़ा